Hello everyone, welcome back to the channel The Masked Ma'am. So today we are going to start with lecture number 6 of the Advanced MME series that we are running free of cost on my YouTube channel. If you're not already aware of this series, अगर आपने पुराने lectures नहीं देखे हैं, so highly likely कि आपको आज का lecture नहीं समझ आएगा. So I'll pin up the link of the playlist here. You can go and check. पहले पुराने सारे lectures देख लो and then get started here. We are covering everything in detail, everything that has been prescribed for semester 3 of economics honors. And also हम लोग start करेंगे अपना YouTube का बाकी content once we hit 1k subscribers. So if you're here, if you're watching this video, then please do like, share and subscribe to the channel so that we grow together as a community. ठीक है? For those of you who are not aware of the syllabus yet, I'm just giving you some brief idea. हम लोग book follow कर रहे हैं Sid Sater and Heyman. This is our syllabus. It has been broken into 3 units, Unit 1, Unit 2 and Unit 3. Unit 1 is going to talk about multivariate optimization जिसमें हमें chapter number 18 cover करना है. इसको हम पूरी तरह से cover कर चुके हैं अपने lectures में. Within I think 4 or 5 lectures we have covered this entire topic. So just go and have a look at them. I'm sure that it will help you a lot in your preparation. Next is Unit 2 जिसमें हमें बात करनी है linear programming के बारे में. And we have started it in the last lecture and आज इसका ही continuation lecture है. इसे भी हम roughly 3 lectures में cover कर लेंगे. And then we are going to get ourselves devoted to Unit 3 which is integration. Might be a fear for many of you, but I'll make sure कि डर ना लगे. ठीक है? So just stay tuned and we'll get started. ओके सो अब हम लोग जो पुराना कंटेंट पढ़ चुके हैं वो बिना किए यहाँ पे मत आना. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही कवर किया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अगर वो नहीं आता तो आज का लेक्चर शायद समझ ना आए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो एंड वॉच दैट लेक्चर वंस. और मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी ऑलरेडी लिंक अप कर दिया है. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डुअलिटी थ्योरी के बारे में. सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम पे कि अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हो, बेसिकली इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म्स में अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हो तो उस केस में हम लोग अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, राइट. बट व्हाट इफ़ मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन, अगर मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रही हूँ तो उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन एक ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे, या फिर ऐसा प्रोडक्शन लेवल जहाँ पे मेरी कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम हो. बट ये प्रोडक्शन हो किस चीज़ से रही है? ये प्रोडक्शन हो तो रिसोर्सेज की वजह से रही है. व्हाट इफ सम रीज़न की वजह से मेरे रिसोर्सेज ही चेंज हो सकते हैं. अब चेंज का मतलब हो सकता है कि वो बढ़ गए, हो सकता है वो कम हो गए, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं. अब अगर मेरे रिसोर्सेज चेंज हो जाएंगे तो जो नए ऑप्टिमल सोल्यूशंस आएंगे उनको हम कहते हैं डुअल ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. अगर रिसोर्सेज चेंज हो गए मतलब मेरा कंस्ट्रेंट बदल गया, मैं जिस चीज़ से सब्जेक्टेड थी वो चीज़ बदल गई, और उस चीज़ से बदलने की वजह से मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन डेफिनेटली चेंज होगा. और अगर वो चेंज होता है तो मेरे पास एक नया सेट ऑफ सोल्यूशन आता है जिसको मैं कहती हूँ डुअल ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम. अब इस डुअल कॉन्सेप्ट को और ध्यान से समझते हैं. हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने एक बेकर के बारे में बात की थी. उस बेकर का प्रॉब्लम सेगमेंट कुछ ऐसा था कि उसे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन या क्राइटेरियन फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था गिवन ऑल दीज 3 इन इक्वेशन वाले कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो मुझे मैक्सिमाइज करना है. सपोज कि बेकर का बिजनेस ऐसा है कि वो मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा है बिजनेस करने में. दैट बेकर डजंट वांट टू कंटिन्यू दिस बेकरी एंड ही गेट्स अ पर्सन और शी गेट्स अ पर्सन ऑल्सो जो उसकी बेकरी खरीदना चाहता है. मतलब बेकर इस सिचुएशन में अपना बिजनेस कर रहा था, बट अब उस बेकर को वो बिजनेस नहीं करना है और वो किसी और को बेचना चाहता है, एंड उसे मिल भी गया है कोई जो उस बिजनेस को खरीदना चाहता है. ठीक है, अब बेकर क्या करेगा? बेकर के पास जो भी सामान है उसका एक कॉस्ट रखेगा वो, और वो बोलेगा कि अगर आपको खरीदना है तो आप मुझे इतने पैसे दो, राइट. तो वो कॉस्ट क्या है? हर केजी ऑफ फ्लावर के लिए उसने कॉस्ट रखी है U1, हर केजी ऑफ शुगर के लिए उसने कॉस्ट रखी है U2, एंड फॉर एवरी केजी ऑफ बटर ही हैज़ केप्ट द कॉस्ट एज U3. तो ये आपके बेकर जिसके पास अभी बिजनेस है उसने प्राइजेस रखे हैं अपने हर एक रॉ मटेरियल के लिए जो वो बेचना चाहता है किसी और को. अब हमें पता है कि अगर हमें 1 डजन केक बनाना है, केक A, देन आई विल रिक्वायर 3 kg ऑफ फ्लावर, 1 kg ऑफ शुगर एंड 1 kg ऑफ बटर. ठीक है, तो अगर मुझे 3 kg ऑफ फ्लावर किसी को सेल करना है तो उसका प्राइस क्या हुआ? 3U1. अगर मुझे 1 kg ऑफ शुगर किसी को सेल करना है तो उसका प्राइस क्या हुआ? U2. और अगर मुझे 1 kg ऑफ बटर किसी को सेल करना है तो उसका प्राइस क्या हुआ? U3. मतलब कि 1 डजन की कॉस्ट फॉर दिस पर्सन हु वांट्स टू बाय द बेकरी ऑफ केक A, 1 डजन केक A की कॉस्ट इस पर्सन को जो ये बेकरी खरीदना चाहता है क्या हुई? 3U1 + U2 + U3. ये इसकी कॉस्ट हुई.
ठीक है। सिमिलरली अगर हम 1 डजन ऑफ केक बी की बात करते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट होगी, उसकी कॉस्ट होगी ये 6u1 प्लस 0.5u2 प्लस u3। ठीक है। अब पहले जब बेकर अपनी बेकरी का बिजनेस चलाता था तो उसको 1 डजन केक ए बनाने से प्रॉफिट मिलता था 20 का। तो अब बेकर क्या सोचेगा, बेकर नेचुरली ये सोचेगा कि पहले मुझे 1 डजन केक ए से 20 का प्रॉफिट मिलता था, तो अब अगर मैं इस चीज़ को बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ तो एटलीस्ट मुझे 20 का मिले या तो 20 से ज़्यादा का मिले। वो यही सोचेगा ना कि मैं तभी बेचूँ जब ये प्रॉफिटेबल हो मेरे लिए, अदरवाइज मैं क्यों सेल करूँ। तो जो टोटल कॉस्ट पड़ रही थी या फिर आप कह लो जो टोटल सेलिंग प्राइस रखा था इस बेकर ने, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द अर्स्ट वाइल प्रॉफिट दैट दिस पर्सन वाज हैविंग। मतलब जितना प्रॉफिट मुझे पहले मिल रहा था, अब जो इसका सेलिंग प्राइस है वो या तो उस प्रॉफिट से ऊपर हो या उस प्रॉफिट जितना हो, दैट वुड व्हाट द पर्सन वांट। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी वो होगा कि एक बी के लिए भी ये उसका सेलिंग प्राइस रखा है, तो दिस पर्सन विल वांट, दिस बेकर विल वांट कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे पुराने प्रॉफिट जितना हो या उससे ज़्यादा हो, है ना। तो हमारे पास ये दो इन इक्वेशन आ जाती हैं। अब जो बायर है, अब आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो आप क्या सोचते हो कि मुझे अच्छे से अच्छी चीज़ सस्ते से सस्ते दाम में मिल जाए, मतलब यू वांट द बेस्ट थिंग, द बेस्ट क्वालिटी एट द चीपेस्ट कॉस्ट, राइट। सिमिलरली अब ये जो इंसान है जो इस बेकरी को खरीदना चाहता है वो भी तो यही सोचेगा कि मुझे बेकरी सबसे कम कॉस्ट पे मिल जाए। तो वो क्या चाह रहा है, अब वो टोटल कॉस्ट को देखेगा। उसके लिए टोटल कॉस्ट क्या है, 150 हमारे पास केजी फ्लावर था तो 150u1, 22 केजी हमारे पास शुगर था तो 22u2 और 27.5 केजी हमारे पास बटर था तो 27.5u3। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट फॉर द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द बेकरी एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स दिस टू बी एट मैक्स, मतलब ये सबसे चीपेस्ट जो हो सकती है वो हो, यानी इस ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, इसे हमें मिनिमाइज करना है। इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट्स तो है नहीं ना, ये तो इक्वेशन है या बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे हमें सबसे कम वैल्यू निकालनी है। इसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। कंस्ट्रेंट तो सेलिंग प्राइस के ऊपर बेकर ने रखा है कि पहले मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा था तो अब एटलीस्ट उससे ज़्यादा तो मिले, है ना, नेचुरल सी बात है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसे हमें करना है मिनिमाइज। और कंस्ट्रेंट्स क्या हो गए, एक ये कंस्ट्रेंट हो गया, दूसरा ये कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये u1 u2 u3 क्या है, ये तीनों प्राइस ही तो है। ये फ्लावर का प्राइस है, ये शुगर का प्राइस है, ये बटर का प्राइस है। तो किसी भी चीज़ का प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब कि इस चीज़ का प्राइस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट्स का सेट निकल के आ गया। सो अब हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि हमें बेकर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कराना है। अब हमारी न्यू प्रॉब्लम क्या है कि अगर बेकर अपनी बेकरी को बेचना चाहता है तो जो बेचने वाला है, मतलब जो खरीदने वाला है, उसकी जो बाइंग कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। तो हमने पुरानी प्रॉब्लम का एक इन्वर्ट प्रॉब्लम निकाल दी। तो ऐसी इन्वर्टेड प्रॉब्लम को हम कहते हैं डुअल प्रॉब्लम ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। उसे हम वैसे प्राइमल प्रॉब्लम कहते हैं। प्राइमल क्यों, क्योंकि प्राइमल बेसिकली मीन्स प्राइमरी। तो जो हमारी प्राइमरी प्रॉब्लम थी उसको हमने इन्वर्ट करके एक नई प्रॉब्लम निकाल दी। इसको हम कहते हैं, इस पूरी प्रॉब्लम सेगमेंट को वी कॉल इट द डुअल प्रॉब्लम। फाइन, चलो अब हम इसके जनरल केस के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने अपने जो लास्ट लेक्चर का एग्जाम्पल था या आपकी बुक का एग्जाम्पल है उसको हमने कंटिन्यू किया, बट इन जनरल क्या होगा, इन जनरल होगा कि अगर मेरी प्राइमल प्रॉब्लम, मतलब मेरी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है कि आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन। अब इसमें ध्यान से नोटेशंस को देखो, दिस इज c1 x1 c2 x2 अप टिल cn xn। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके लिए कंस्ट्रेंट्स क्या है, इसके लिए कंस्ट्रेंट्स है a11 x1 a12 x2 अप टिल a1n xn। इट इज लेस देन इक्वल टू b1। इसमें एक एक चीज जो लिखी है ना बहुत ध्यान से देखने वाली है। इट इज लेस देन इक्वल टू b1 अप टिल a m1 x1 प्लस a m2 x2 अप टिल a mn xn विच इज फर्दर लेस देन bm। मतलब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट आई हैव इट इज m, बट नंबर ऑफ x वेरिएबल्स दैट आई हैव इज n। तो ये डिस्टिंक्शन पता होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब इसका डुअल कैसे बनेगा, इसका डुअल सबसे पहले देखो, मैक्सिमम है तो यहाँ पे मिनिमम कर देंगे, अगर यहाँ मिनिमम होता तो यहाँ पे मैक्सिमम कर देते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम है तो हमने यहाँ पे मिनिमम कर दिया। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे c1 है, हम c1 नहीं लेंगे, बी सी टुगेदर होते हैं ना, बी और सी। तो हम क्या करेंगे, c1 की जगह b1 लिखेंगे, तो हमने b1 लिख दिया। तो c1 की जगह हमने लिखा b1, c2 की जगह हमने लिखा b2, b2 होगा यहाँ पे, और cn की जगह हमने लिखा, यहाँ पे एंड में क्या है, bn है या bm है, bm है ना, तो यहाँ पे cn की जगह क्या आएगा, bm आएगा।
ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे बी एम है तो यहाँ पे भी बी एम आएगा। ठीक है, अब u1 जैसे x1 है वैसे u1 कोई वेरिएबल है तो आपने u1 u2 u3 ऐसे अप टिल um ले लिया, फाइन। अब यहाँ पे क्या ज़रूरत है, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a11 u1 a12 u2, रुको ये थोड़ा एरर है यहाँ पे, दिस विल बी, हाँ, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये हमारे कंस्ट्रेंट्स होंगे, इसको हम लोगों को इन्वर्ट करके लिखना है। जैसे अगर यहाँ पे a11 a12 है तो यहाँ पे उल्टा होगा, a11 a12 ट्रांसपोज लेना है हमें इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का। ठीक है, तो हम वही लेंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ऑपोजिट कर देंगे उसका, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे b है तो यहाँ पे हम c लिखेंगे, यहाँ पे c था तो हमने यहाँ पे b लिखा था, अब यहाँ पे b है तो यहाँ पे हम c लिखेंगे, फाइन। तो हम ऐसे इसको इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कॉरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स निकालूं दैट कम्स आउट टू बी ए, तो ए इज a11 a12 अप टिल a1n, और यहाँ नीचे am1 am2 अप टिल amn। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका ट्रांसपोज, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमने ये हमारा कंस्ट्रेंट में लिखा है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम बन जाएगी, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम बन जाएगी। तो ट्रांसपोज हमें लेना आता है, हमने ट्रांसपोज ले लिया। ठीक है, तो अगर हमें सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर x इज x1 से लेके xn, c इज ऑल्सो c1 से लेके cn, b इज b1 से लेके bm और u इज ऑल्सो 1 से लेके m, तो हम कैसे प्राइमल प्रॉब्लम को कैसे लिख सकते हैं, ये किसका मल्टीप्लीकेशन है, ये x और c का मल्टीप्लीकेशन है ना, ये x और c का मल्टीप्लीकेशन है। बट x को हमने क्या लिखा है, x1 x2 x3, और c को भी हमने लिखा है c1 c2 c3। तो हम क्या करते हैं, हम c का ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो वी राइट इट एज c डैश c1 c2 c3 एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विथ x, तो इट विल दिस कैन बी रिटन एज c डैश x। तो ये हमारा प्रॉब्लम फंक्शन या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, विच इज नथिंग बट c डैश x। और हमारा ये कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट्स आर मैट्रिक्स A, और ये x क्या है, ये x है मैट्रिक्स x। ठीक है, एंड दिस इज लेस देन b, तो ये क्या हो जाएगा, ax इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम आ गई। अब अगर हमें इसकी डुअल प्रॉब्लम निकालनी है तो सब कुछ ऑपोजिट कर देंगे, ये ऑपोजिट करा तो मिनिमम आ जाएगा। अब यहाँ पे c डैश x है तो इसको ऑपोजिट करना का मतलब x की जगह यहाँ और c की जगह यहाँ, x की जगह हम नीचे क्या लिखते हैं u, तो u ट्रांसपोज, और b c की जगह यहाँ तो b। ठीक है, तो समझ आ रहा है, आपको सब कुछ उल्टा करना है, बस आप एक चीज याद रख लो और दूसरी चीज उसमें उल्टा कर देना। तो u डैश b विद रिस्पेक्ट टू मतलब सच दैट और सब्जेक्ट टू u डैश a ग्रेटर देन इक्वल टू c डैश। ठीक है, तो दैट इज द आइडिया ऑफ इट। तो ये हमारी प्राइमल प्रॉब्लम है, ये हमारी डुअल प्रॉब्लम है। अब डुअलिटी प्रॉब्लम के हमारे पास 3 थ्योरम आते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों की एप्लीकेशन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी इस पूरे सेगमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं। थ्योरम 19.1 क्या कहता है कि अगर x से लेके xn हमारा फीजिबल है इन द प्राइमल प्रॉब्लम, फीजिबल मतलब कि कंस्ट्रेंट्स जो है हमारे उनको सेटिस्फाई कर रहा है। इट डजंट, फीजिबल का मतलब ये नहीं कि ये सोल्यूशन है, नो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। फीजिबल का सिर्फ इतना मतलब है कि कंस्ट्रेंट्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर x1 से लेके xn फीजिबल है हमारे प्राइमल प्रॉब्लम में, देन u1 से लेके un भी फीजिबल होगा हमारे डुअल प्रॉब्लम, मतलब ये दोनों अगर फीजिबल हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स में, देन कंडीशन b1 u1 अप टिल bm un इसका समिशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और x का आपस में समीशन। ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी आप कह सकते हो डुअलिटी प्रॉब्लम्स की। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या है कि अगर x1 स्टार, यहाँ पे क्या था x1 xn, ये सारे फीजिबल थे, ये सोल्यूशन नहीं थे, ये फीजिबल थे, बट इन सारे सोल्यूशंस में से कोई ना कोई, मतलब इन सारे फीजिबल ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो होगा। तो लेट अस से x1 स्टार से लेके xn स्टार, ये जो स्टार्ड वैल्यूज हैं ये सोल्यूशन है प्राइमल प्रॉब्लम का, और ये u की जो स्टार्ड
वैल्यूज हैं, ये सोल्यूशन है डुअल प्रॉब्लम का रिस्पेक्टिवली। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि बी और यू वाला कॉम्पोनेंट विल बी ग्रेटर, यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इफ दे आर इक्वल then it means कि this and this are the respective solutions. If they are not equal then this and this are not the respective solutions, ठीक है। और यहीं से आता है हमारा डुअलिटी थ्योरम, ये है थ्योरम 19.3। इसमें हमें कहता है कि सपोज आप मान के चलो कि प्राइमल प्रॉब्लम का एक फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है, तो फिर डुअल प्रॉब्लम का भी एक फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा और उसकी वैल्यूज विल बी सच कि आपस में जो इनकी क्राइटेरियन फंक्शन है ये चीज होल्ड ट्रू करेगी। मतलब इसका क्राइटेरियन फंक्शन और इसका क्राइटेरियन फंक्शन की वैल्यू एट द ऑप्टिमल एंड फीजिबल सोल्यूशन वुड बी इक्वल। तो ये हमारा डुअलिटी थ्योरम भी यही कह रहा है कि सपोज प्राइमल प्रॉब्लम का एक फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का भी एक फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, और अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव फंक्शंस में मैं वो फाइनाइट ऑप्टिमल सोल्यूशन को पुट कर दूं तो उनकी आपस में वैल्यू सेम आएगी। बट दिस इज व्हेन हमारा जो प्राइमल सोल्यूशन है अगर उसका नो बाउंडेड ऑप्टिमम है, मतलब अगर मेरे सोल्यूशन सेगमेंट्स को जैसे बन रहे हैं कि ऐसा मेरा प्राइमल सोल्यूशन का सोल्यूशन रीजन आ रहा है, तो ये अनबाउंडेड है ना, ये इसका कोई लेंथ यहाँ पे कुछ बॉर्डर नहीं लगा हुआ, इट इज़ अनबाउंडेड। तो अगर आपके प्राइमल सोल्यूशन का जो सोल्यूशन सेट है या सोल्यूशन रीजन है वो बाउंडेड नहीं है, इट इज़ नॉट बाउंडेड, तो फिर डुअल का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इससे हमें क्या दो तीन चीज़ें पता चल गई। पहली चीज़ तो कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम का सोल्यूशन है तो डुअल प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होगा इफ़ दोनों की आपस में जो समेशन की वैल्यू है इट विल बी इक्वल, ठीक है। बट अगर मेरा जो प्राइमल सोल्यूशन है उसका बाउंडेड ऑप्टिमम नहीं है, मतलब उसका सोल्यूशन रीजन जो है वो एक ओपन स्पेस में लाई करता है, तो फिर डुअल का कोई फीजिबल सोल्यूशन नहीं होगा। तो यही है आपका चैप्टर 19 में, आई थिंक वी हैव डन टिल 19.4 और 19.5, आई एम नॉट श्योर, बट हमने काफ़ी कर लिया है। अब देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सो दैट वी अंडरस्टैंड इट बेटर। क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कंस्ट्रेंट्स। सबसे पहले तो हमें वी हैव टू सॉल्व इट बाय ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट। तो ये हम लोग ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम ऑलरेडी इससे पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसको आपको देख के आना है। सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग द सोल्यूशन हियर, बट यहाँ से मुझे पता चलता है कि व्हेन आई सॉल्व दिस फॉर अ ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट देन 0,3 पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ से मेरा जो बेसिकली आई कैन से दैट x स्टार x1 स्टार एंड x2 स्टार इज इक्वल्स टू 0,3, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, राइट डाउन द डुअल एंड सॉल्व इट बाय ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट। मतलब इस प्रॉब्लम का मुझे डुअल लिखना है एंड आई ऑल्सो हैव टू सॉल्व इट बाय ज्योमेट्रिक आर्ग्यूमेंट। तो डुअल कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ये क्या है, C1 है, ये क्या है, C2 है, ठीक है। ये क्या है, ये B1 है, ये है B2, फाइन। ये है A11, ये है A12, ये है A21 और ये है A22। अब डुअल में हमें सारी चीज़ें इन्वर्ट करके लिखनी होती है, तो हमें पहले प्राइमल प्रॉब्लम से सारी वैल्यूज़ मिल गई, अब हम लोग डुअल प्रॉब्लम में इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कंपेयर करने पे ये हमारी वैल्यूज़ आती हैं। डुअल प्रॉब्लम क्या होती है, B1U1 प्लस B2U2 सब्जेक्ट टू A11U1 plus A21U2 is greater than equal to C1 and A12U1 plus A22U2 is greater than equal to C2। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डुअल प्रॉब्लम का, ये अभी हमने देखा था। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना था, तो नेचुरली हमें डुअल में मिनिमाइज करना होगा। सो वी हैव टू मिनिमाइज दिस क्राइटेरियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कंस्ट्रेंट्स। अगेन ज्योमेट्रिक सोल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पे आता है कि दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से 0,1 पे हमारी मिनिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ से वी कैन राइट दैट U1 स्टार U2 स्टार इज इक्वल्स टू 0,1। तो ये मेरी वैल्यूज़ आ गई। अब पार्ट सी में क्या पूछा है, पार्ट सी में मुझसे पूछा है कि जो थ्योरम 19.3 है, मतलब कि डुअलिटी थ्योरम है, उससे ये प्रूव करो या फिर शो करो कि दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर आपस में इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमने आंसर्स गलत निकाले। तो यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू पे आंसर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 21 आ रही है, और यहाँ पे मैक्सिमाइजिंग पॉइंट्स पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 21 आ रही है। तो बिकॉज दोनों साइड 21 आ रही है, दैट इज वाई वी हैव कैलकुलेटेड द राइट आंसर एंड इट मीन्स दैट थ्योरम 19.3 ऑल्सो होल्ड्स, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन करते हो और आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पे सेम वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ एरर कर दिया एंड यू शुड गो बैक एंड चेक योर आंसर, ठीक है।
सो विद दिस वी आर डन विद द पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. हमें बात करनी है एक जनरल इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन की ऑफ यूजिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स. सो यानी कि कुछ ना कुछ फॉर्म है. अब फॉर्म्स क्या करती हैं, वो बहुत टाइप के प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करती हैं. देयर कैन बी एन नंबर ऑफ आउटपुट्स दैट दे एक्चुअली प्रोड्यूस. अब उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, राइट. सो आई एम सेइंग कि दे हैव एम डिफरेंट रिसोर्सेज. और अब इन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्शन स्टेप्स चाहिए. तो जो प्रोडक्शन के स्टेप्स हैं वो है से एन. सो यू आर एंगेजिंग इनटू एन डिफरेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस. फाइन. अब AIJ का मतलब क्या होता है? AIJ मीन्स कि ith रिसोर्स को आपने कितना यूज किया इन द J एक्टिविटी. मतलब J एक्टिविटी है, J प्रोडक्शन प्रोसेस है, उसमें आपने ith रिसोर्स को कितना यूज किया, दैट इज डिनोटेड बाय AIJ. तो अगर मैं सिर्फ J एक्टिविटी को आइसोलेट करूं तो टोटल रिसोर्स यूज्ड फॉर J एक्टिविटी क्या होगा? A1J प्लस A2J अप टिल AMJ. यही होगा. So this will be the total resources used up for the activity J. Basically, I'm saying that फर्स्ट रिसोर्स से मैंने मतलब J की एक्टिविटी में मैंने रिसोर्स नंबर 1 कितना यूज़ किया? A1J यूज़ किया. J एक्टिविटी में मैंने रिसोर्स नंबर 2 कितना यूज़ किया? A2J यूज़ किया. ऐसे ही J एक्टिविटी में मैंने रिसोर्स नंबर M कितना यूज़ किया? AMJ किया. तो इनका आपस में सम कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल मैंने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए, है ना. तो वही किया मैंने. अब ये मान के चलो कि एक्टिविटीज़ अलग अलग लेवल पे रन हो रही हैं. अलग अलग लेवल को आप अलग अलग फैक्ट्रीज मान सकते हो या फिर अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बट बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे रन हो रही हैं. एंड दीज लेवल्स आर फ्रॉम X1 टू XN. तो टोटल रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होगी? मतलब आपने X1 में और XN मतलब जितने भी हैं ये X लेवल्स, इनमें आप में क्या करना है? पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को रन करना है. मतलब X1 में आप सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस रन करोगे. सिमिलरली X2 में आप सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस रन करोगे एंड ये चलता रहेगा XN तक. तो अगर मैं इसका समेशन लूँ तो ये मेरा पता चल जाएगा कि टोटल रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है मुझे अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस को रन करने के लिए. यहाँ पे A11 क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट एक्टिविटी की प्रोडक्शन, फर्स्ट एक्टिविटी का स्टेप या फर्स्ट एक्टिविटी की प्रोडक्शन लेवल X1 में हो रही है. तो मुझे हर रिसोर्स का कितना प्रोड्यूस चाहिए, मुझे हर रिसोर्स की क्वांटिटी कितनी चाहिए, दैट इज बीइंग डिनोटेड बाय दिस. सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा. फाइन. और ये मुझे बता रहा है कि मेरे पूरे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कितनी रिसोर्स रिक्वायरमेंट है. फाइन. अब मेरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या होती है? जितना मेरे रिसोर्स हैं उसमें से ही मैं रिसोर्स रिक्वायरमेंट निकाल सकती हूँ ना. अगर मेरे पास जैसे बेकर के पास 150 kg फ्लावर था और सपोज वही है जो उसके पास है, वो खरीद नहीं सकता कुछ भी और नया, तो अब वो फ्लावर 150 यूज़ कर लेगा या तो पूरा या उससे कुछ कम करेगा. सो आई एम सेइंग कि टोटल रिसोर्स दैट आई ऑलरेडी हैव इज B1 से लेके BM. सो दिस इज द टोटल रिसोर्स दैट इज इन माई स्टॉक राइट नाउ. सो दिस इज माई रिक्वायरमेंट एंड दिस इज माई स्टॉक. सो ईदर आई कैन यूज इट अप फुल्ली और आई कैन यूज लेस देन दिस. ठीक है. तो यहाँ से आती है हमारी लेस देन इक्वल टू की इनइक्वालिटी. फाइन. तो ये आपका पूरा का पूरा एक प्रॉब्लम सेगमेंट बन के चलता है. अब आपको पता है आप प्रोडक्शन कर क्यों रहे हो? आपको प्रोडक्शन इसलिए करना है जिससे इन रिटर्न यू गेन समथिंग, इट्स प्रॉफिट, राइट. तो उस रिवॉर्ड को जो आपको टोटल रिवॉर्ड मिल रहा है, से वी आर सेइंग कि वो CJ टाइम्स आपको अवार्ड मिल रहा है. तो अगर X1 शैडो प्राइस है आपका, X1 इज बेसिकली X1 शैडो प्राइस नहीं है, X1 इज द मतलब बेसिकली द लेवल दैट यू आर रनिंग वन प्रोडक्शन एक्टिविटी एट. तो उस प्रोडक्शन एक्टिविटी से आपको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? C1 रिवॉर्ड मिल रहा है. मतलब अगर आप एक प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे तो उसे आप बेचोगे और फिर आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी 1 करके आपको रिवॉर्ड 1 मिल रहा है, यानी कि C1 मिल रहा है. तो आप प्रोडक्शन एक्टिविटी कहाँ कहाँ कर रहे हो? X1 पे कर रहे हो. तो X1 C1 क्या होगा? योर टोटल रिवॉर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी 1. X2 C2 क्या होगा? योर टोटल रिवॉर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी 2. ऐसे चलता रहेगा. फाइन. तो ये आपका बन गया टोटल रिवॉर्ड. और UJ क्या होता है? UJ इज बेसिकली कि अगर आपको ये रिसोर्स को बेचना है किसी और को या इस रिसोर्स के बदले में आपको कुछ मॉनेटरी अमाउंट चाहिए तो उसको हम कहते हैं UJ. तो UJ क्या होगा? शैडो प्राइस होगा ऑफ योर रिसोर्सेस. ठीक है. तो यही है इस LPP की पूरी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन. इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आती है, ये पूरा देखो ना देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी भी रीज़न की वजह से चेंज होता है, मेरे
बेसिकली किस रीज़न की वजह से, मेरे रिसोर्सेज में कुछ चेंज आया. वी स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन कि अगर मेरे रिसोर्सेज में चेंज आया तो मेरे ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा. तो मैंने देखा कि ऑप्टिमल सोल्यूशन में क्या चेंज आएगा. अब मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे रिसोर्सेज में कुछ भी चेंज आया तो उससे मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी में क्या चेंज आएगा. जी क्या होता है, आपके प्राइमल प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसे आप जी कहते हो. ठीक है, तो रिसोर्सेज में कुछ चेंज आया, उसकी वजह से जी में कितना चेंज आया, दैट इज डिफाइंड बाय whatever u1 star into del b1 plus u2 star into del b2 up till um star into del bm. So this is the important property or formula that you have to remember and it can come handy in your questions. ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या है कि z स्टार की वैल्यू गिवन है और z स्टार आपका बेसिकली z क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. तो z इज 2x स्टार प्लस 7y स्टार और इसकी वैल्यू है 21. ठीक है, x स्टार की वैल्यू है 0, y स्टार की वैल्यू है 3. मतलब 2 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3 इज बेसिकली इक्वल्स टू 21. u1 स्टार इज ऑल्सो गिवन, u2 स्टार इज ऑल्सो गिवन. वो कहते हैं कि आपके रिसोर्स वन में चेंज आया है 0.1 का और रिसोर्स बी रिड्यूस हो गया है 0.2 से, तो चेंज आया है -0.2 का. तो डेल ऑफ जेड स्टार क्या होगा, मतलब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या चेंज आएगा. सो वी नो दैट डेल जेड स्टार इज इक्वल्स टू u1 डेल b1, u1 स्टार डेल b1, u2 star del b2. We substitute the values and I get my answer as -0.2. मतलब अगर ये चेंज आता है at these optimal values of u1 and u2, then my objective function falls by 0.2. ठीक है, तो मेरी नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 माइनस 0.2 यानी कि 20.8. ठीक है, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and please like, share and subscribe the video. For those of you who are not aware of our future YouTube plans, so we are running advanced MEV absolutely free of cost. इसमें हम लोग डिटेल्ड कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कवर करने वाले हैं. बट इफ़ यू वांट कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो तो उसके लिए आपको एडवांस्ड पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा. इसकी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में है. इंटर मैक्रो और इंटर माइक्रो के हम लोग वन शॉट्स डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट करेंगे वंस आर चैनल हिट्स 1K सब्सक्राइबर्स. वी आर नॉट वेरी फार, सो प्लीज सपोर्ट मी इन दिस जर्नी एंड आई विल गिव यू इवन बेटर देन यू कैन इमेजिन. ठीक है, हमारे पेड बैचेस इसमें बहुत कम, रफली 10 सीट्स ही बाकी हैं. तो पेड बैचेस में हम लोगों का थर्ड बैच चल रहा है बाय द वे. सो इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल. यू कैन आस्क फॉर फीडबैक्स फ्रॉम मेनी पीपल. आई एम श्योर दे विल टॉक वेल. तो हमारे 3 वेरिएंट्स हैं. बेसिक बैच में हम सिर्फ मैक्रो और माइक्रो की डिटेल लेक्चर्स कवर करते हैं ओनली एट 1800 रुपीज़ फॉर द इंटायर मंथ. इफ़ यू वांट कि आपकी CGP बूस्ट हो जाए देन यू शुड डेफिनेटली इनरोल इन इट. ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स. इंटर में हम लोग मैक्रो, माइक्रो और DSE तीनों कवर करते हैं. DSE इज़ पब्लिक फाइनेंस एंड फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया. इसको हम कवर करते हैं एट ओनली 2000 रुपीज़ फॉर द इंटायर सेमेस्टर. और इसमें हम लोग PYQs और क्वेश्चन कवरेज भी कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. एडवांस बैच में सब कुछ है. दिस एडवांस में भी प्रैक्टिस, टेस्ट, पर्सनलाइज मेंटरशिप, डाउट सेशन, एवरीथिंग. मतलब आप डाउट्स तो खैर मुझसे कभी भी पूछ सकते हो इफ़ यू आर अ पेड बैच स्टूडेंट. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गाइडेंस एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, दिस इज द ओनली प्लेस दैट यू शुड कम फॉर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन WhatsApp me on this number 8851318601 and I'll be happy to address them. ठीक है. If you want the notes, you can join the Telegram channel and for doubts and other updates, you can join the WhatsApp group. इन दोनों के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे. पेड बैच रजिस्ट्रेशन ओपन है बैच 3 के लिए. लास्ट 10 सीट्स आर लेफ्ट. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड डोंट डिले. इसका भी लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा. बाकी कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर. व्हाट्सएप पे ही करना, नॉर्मल कॉल्स पे पिक नहीं होती. ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. आई होप यू हैड अ गुड टाइम लर्निंग विद मी. हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.